आज हम करेंगे पाठ हुसैन की कहानी अपनी जवानी। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं मकबूल हुसैन और इनके पिता का नाम है फिदा हुसैन। अब इनका पूरा नाम कुछ इस तरह से पुकारा जाता है, मकबूल फिदा हुसैन। तो इनकी कहानी ही है, मतलब मकबूल जी की यानी लेखक की कहानी अपनी जबानी, अपनी जुबान से उन्होंने कुछ बताया है अपने ही बारे में। वो क्या बताया है, उसके लिए दो पार्ट करे हैं, यानी दो हिस्सों में लिखा है। पहला हिस्सा है बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल और दूसरा हिस्सा थोड़ी देर में बात करते हैं। बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल के बारे में क्या बताया है, एक बार जल्दी से एक दो लाइन में सुन लो, फिर हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखो बच्चों, लेखक यहां अपने एक स्कूल की बात करता है और वो भी एक बोर्डिंग स्कूल की, जहां उसे छोड़ दिया जाता है एक पिता के द्वारा, यानी कि पिता अपने बच्चे यानी लेखक को बोर्डिंग स्कूल छोड़ देता है। वहां उसके साथ क्या हुआ वो छोटी सी कहानी है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि लेखक के दादाजी की मृत्यु हो जाती है और लेखक अपने दादाजी से बहुत लगाव रखता था, बहुत ज्यादा। तो पिता को यानी लेखक के पिता को बहुत चिंता हुई कि इसका यहां कैसे गुजारा होगा, क्योंकि ये एक ही कमरे में, वो भी दादाजी के कमरे में हमेशा ही पड़ा रहता है। मतलब कुछ करता नहीं, बोलता नहीं, हंसता नहीं, खेलता नहीं, खाता पीता ढंग से नहीं। इस तरह की चिंता एक पिता को होने लगी। पिता ने क्या किया, पिता ने अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, यानी लेखक को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया ताकि इसके अच्छे अच्छे दोस्त बन जाएं, वहां पर ये पढ़ लिख जाए या कुछ सामाजिक गतिविधि करे। यहां पर एक कमरे में बैठे रहना इसका ठीक नहीं है। तो ऐसा ही कुछ अब हम पहले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। देखो, मकबूल अब लड़का नहीं रहा। अब ये बात लेखक अपने नाम के साथ बोल रहा है, यानी लेखक का ही नाम है मकबूल। मकबूल अब लड़का नहीं रहा क्योंकि उसके दादा चल बसे। लड़के के अब्बा ने सोचा, यानी लेखक के पिता ने क्या सोचा, अब्बा मतलब पिता, पिता ने सोचा क्यों ना उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा दिया जाए, वरना दिन भर अपने दादा के कमरे में बंद रहता है, सोता भी है तो दादा के बिस्तर पर, और वही भूरी अचकन ओढ़े, अचकन मतलब चादर, चादर ओढ़े वो पड़ा रहता है, यानी लेटा रहता है, जैसे दादा की बगल में सिमट कर सोया हो, ऐसा वो बर्ताव करता है। घर में न किसी से बात न चीत, बस गुमसुम। बच्चों, लेखक के बारे में अभी अभी मैंने थोड़ा बताया है, लेखक का नाम बता दो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखो, अब अब्बा ने यानी कि लेखक के पिता ने अपने छोटे भाई यानी मकबूल के चाचा के साथ उसको भेज दिया। कहां? बोर्डिंग स्कूल में। क्या हुआ आगे देखो, अब्बा ने फौरन मकबूल को चाचा के हवाले किया और हुक्म दिया कि इसे बड़ौदा छोड़ाओ, वहां लड़कों के साथ इसका दिल लग जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ वो क्या क्या सीखेगा वो अब यहां हम पढ़ेंगे। देखो, पढ़ाई के साथ साथ मजहबी तालीम यानी जो धार्मिक शिक्षा होती है वो सीखेगा। रोजा, रोजा ये आपको पता ही है, आपने बहुत बार सुना होगा, मुसलमानों का एक मेन कह सकते हो। नमाज, अच्छे आचरण के 40 सबक सीखेगा, ये उनको सिखाया जाता था। पाकीज़गी, पाकीज़गी का मतलब होता है पवित्रता के 12 तरीके सीख जाएगा, मतलब इस तरह की गतिविधियां वो करने लग जाएगा या सीख जाएगा। अब वो चला गया वहीं बड़ौदा, मतलब अपने चाचा के साथ बड़ौदा चला गया और वहां पर बोर्डिंग स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया गया। बोर्डिंग स्कूल में नाम लिखवाने से पहले वो बड़ौदा में जब दाखिल हुआ, उस बड़ौदा की क्या स्थिति थी, क्या वातावरण था, बोर्डिंग स्कूल कैसा था, ये अब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। देखो, महाराजा सियाजी राव गायकवाड़, ये कौन है, ये स्थापना करने वाले हैं किसकी, बड़ौदा की। तो वहां पर इन्हीं की ही मूर्ति लगी हुई थी चौराहे पर, यानी मेन एरिया पे वही लिखा हुआ है। देखो, महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ का साफ सुथरा शहर बड़ौदा। राजा मराठा, मतलब राजा तो मराठा थे लेकिन प्रजा थी गुजराती। शहर में दाखिल होने पर हिज हाइनेस की 5 धातुओं से बनी, ये हिज हाइनेस एक मूर्ति का नाम है, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं इस तरह से, कि 5 धातुओं से बनी मूर्ति शानदार घोड़े पर सवार दौलते बर्तानिया के मेडल लटकाए। दौलते बर्तानिया का मतलब अंग्रेजी साम्राज्य का एक कीमती हिस्सा होता था, वो एक तरह का मेडल है। वो मेडल जो किसी टाइम पर यानी जब अंग्रेजों का शासन था तब मिला था उन्हें। तो दौलते बर्तानिया के मेडल लटकाए, सीना ताने दूर से ही दिखाई देती है, क्या मूर्ति, उस मूर्ति की बात हो रही है। आगे देखो, अब इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि एक छात्रावास है जहां उसको बोर्डिंग स्कूल में भेजा है, वहां पर हॉस्टल भी है। तो वो छात्रावास जो चला रहा है किसकी देखरेख में, जी.एम. हकीम अब्बास तैयब जी, ये पूरा नाम है, इनकी देखरेख में वो चल रहा है। ये
एक ऐसे पर्सन है, एक ऐसे आदमी है जो गांधी जी के अनुयायी हैं, मतलब गांधी जी को खूब मानते हैं। और अब वो मानते हैं तो उनके छात्र भी वैसी ही वेशभूषा वो धारण करते हैं, मतलब गांधी जी जैसी कैसी, खादी का कुर्ता पजामा या इस तरह की और भी चीजें, जैसे सिर मुंडवाना, ये सारी चीजें छात्र भी करते थे। अब ऐसा ही अब हम पढ़ेंगे, देखो, दारुल तुलबा यानी एक छात्रावास, मदरसा हुसामिया, मदरसा मतलब वो एक स्कूल या यूं कह लो वो एक बिल्डिंग, हुसामिया से ही बाई माता रोड, गैड़ी गेट, ये एक एड्रेस है, यूं कह लो इसको, ये बड़ौदा में एक एड्रेस है, किसका, छात्रावास का। तालाब किनारे, अभी एड्रेस मतलब ये एड्रेस तो था ही, लेकिन अभी उसी हॉस्टल की या उसी छात्रावास की और भी बातें चल रही हैं, यानी उसी बोर्डिंग स्कूल की। तालाब किनारे सुलेमानी जमात यानी समूह, कम्युनिटी कह लो, का बोर्डिंग स्कूल है वो। गुजरात की मशहूर अर्के तिहाल की ख्याति वाले जीएम हकीम अब्बास तैयब जी की देखरेख में, यानी वो छात्रावास, वो बोर्डिंग स्कूल इनकी देखरेख में चलता है, जो नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के अनुयायी हैं, इसलिए छात्रों के मुंढे सिर यानी गंजे हो जाते थे वो, मुंढे सिर पर गांधी टोपी होती थी और बदन पर खादी का कुर्ता पायजामा। आगे देखो, अब आगे अगले पैराग्राफ में हम पढ़ने वाले हैं उनका स्टाफ, यानी जो बोर्डिंग स्कूल है वो स्टाफ कैसा था, वो क्लास टीचर कैसे थे, वो सारी चीजें अब यहां पर देखो। मौलवी अकबर, ये उर्दू टीचर हैं जिनके बारे में चर्चा हो रही है यहां, मौलवी अकबर। आगे और भी स्टाफ के बारे में है, देखते जाओ। मौलवी अकबर धार्मिक विद्वान है, कुरान और उर्दू साहित्य के उस्ताद हैं। ये तो थी मौलवी अकबर के बारे में। आगे देखो, केशवलाल, ये भी स्टाफ ही है यानी टीचर हैं। केशवलाल गुजराती जबान के क्लास टीचर हैं, मतलब गुजराती सिखाते हैं वो। स्काउट मास्टर मेजर अब्दुल्ला पठान हैं, स्काउट मास्टर हैं अब्दुल्ला पठान। आगे देखो, गुलजमा खान बैंड मास्टर हैं। बावर्ची कौन है, गुलाम की रोटियां, मतलब सॉरी, बावर्ची का नाम है गुलाम और उनकी जो रोटियां मतलब मजेदार। और बीवी नरगिस का सालन गोश्त, सालन गोश्त का मतलब मांस वाली सब्जी यानी मीट कह सकते हो आप। आगे आगे के पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि 6 दोस्त जो बहुत करीबी बन गए, किसके, लेखक और ये जो 5 दोस्त और हैं, ये कुल 6 दोस्त इतने अच्छे दोस्त बन गए कि बाद में कुछ टाइम के बाद यानी साल 2 साल के बाद जब उनको अलग होना पड़ा तो उनके लिए बहुत परेशानी खड़ी हो गई। और वो जब अलग हुए तो अब उनकी स्थिति क्या है, मतलब अब वो कहां कहां है, बहुत अच्छे पौधों पर पहुंच चुके हैं, कोई बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है तो कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया है। वही कुछ ऐसा लिखा हुआ है अगले 2 पैराग्राफ में, देखना। मकबूल को इसी बोर्डिंग के अहाते में छोड़ा जाता है, मतलब उसी गलियारे में, अहाते मतलब गलियारे में उसको छोड़ दिया जाता है, किसको, लेखक को। यहां उसकी दोस्ती 6 लड़कों से होती है जो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, बहुत करीब। 2 साल की नजदीकी, ये कुछ आप चित्र देख रहे हैं, ये आपकी पाठ में ही है। तमाम उम्र कभी दिल की दूरी में बदल नहीं पाई, मतलब वो थोड़ी दिन की दोस्ती थी, थोड़े साल की दोस्ती थी, लेकिन वो तमाम उम्र दिल की दूरी नहीं बन पाई, मतलब दिल से वो दूर नहीं हो पाए। हालांकि हर एक अलग अलग दिशाओं में बटे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक ही फील्ड में गए हो, सब अलग अलग। देखो वो इसी के बारे में है। 6 हिले और बहाने हुए, मतलब 6 अलग अलग कारण, अलग अलग फील्ड उन्होंने अपनाई। क्या, पहला, एक दोस्त क्या हुआ, एक दोस्त डभोई का अत्र व्यापारी बना। अत्र मतलब होता है इत्र, इत्र यानी परफ्यूम, इत्र व्यापारी बना। तो दूसरा सियाजी रेडियो की आवाज मतलब आरजे बन गया। एक बना कराची का नागरिक, तो दूसरा मोती की तलाश में कुवैत पहुंच गया। कुवैत यानी मुस्लिम देश है, उस वहां पहुंच गया। एक पहुंचा बंबई और एक कोट पतलून और पीली धारी की टाई उतार फेंक दी, मतलब वो तो रास्ता छोड़ दिया और अबा कबा पहन मस्जिद का मेंबर बना। अबा कबा पहन मतलब एक इस्लामिक धार्मिक पहनावा है, मतलब वहां के लोग ऐसा पहनते हैं, तो वो उन्होंने पहन लिया और वो मेंबर बन गए। एक उड़ने वाले घोड़े पर, अब ये खुद के बारे में कि क्या, कि एक बना उड़ने वाले घोड़े पर पैर रकाब में डाले। रकाब क्या होती है, पैर रखने की जगह होती है घोड़े पर, आप जब बैठते हैं या आपने किसी को बैठे हुए देखा होगा, जैसे आप चित्र में भी देख रहे हैं, इसको रकाब कहते हैं। तो पैर रकाब में डाले बना कलाकार, यानी वो कलाकार बन गया और दुनिया की लंबाई चौड़ाई में चक्कर मार रहा है, यानी यहां वहां घूमता है। यह है 5 दोस्त। अब बच्चों आपसे एक प्रश्न, क्या कि मकबूल का ज्यादा लगाव किसके साथ था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। आगे देखो, यह है 5 दोस्त। अभी उन दोस्तों के बारे में खत्म नहीं हुई है बात, अभी तो और भी बाकी है, मतलब एक एक दोस्त के एक एक विशेषता गिनवाई गई है, एक एक लाइन में, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, एक एक दो दो लाइन में
हर एक दोस्त की विशेषता गिनवा रहे हैं। क्या? देखो, मोहम्मद इब्राहिम गोहर, ये एक नाम है, मतलब पहले दोस्त का नाम है। उस दोस्त के बारे में क्या लिखा है? वो दोस्त अली ढबोई का के अतार यानी एक जगह है, वहां के व्यापारी बने हैं और छोटा कद है, ठहरी हुई नजरें हैं। ये पहले दोस्त की विशेषता थी। अभी खत्म नहीं हुई है, एक दो लाइन और भी है। अंबर और मुश्क एक इत्र का नाम कह लो इसको, इत्र यानी परफ्यूम का नाम है कि अतर में डूबे गुणों के भंडार हैं। डॉक्टर मनवरी का लड़का अरशद हमेशा हंसता चेहरा, ये उसी की विशेषता बता रहे हैं कि वो हंसता हुआ चेहरा है उनका। गाने और खाने का शौकीन भरा लेकिन कसा पहलवानी जिस्म है, मतलब ये पहले दोस्त की विशेषता है। अभी दूसरे के बारे में सुनो, एक एक लाइन में ही है, वैसे ज्यादा नहीं है। हामिद कंबर हुसैन, ये क्या है? इनके बारे में क्या विशेषता है? शौक कुश्ती है और दंड बैठक, खुश मिजाज, गप्पी, बात में बात मिलाने में उस्ताद। ये है दूसरे दोस्त की विशेषता। आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है इनकी विशेषताएं, ज्यादा प्रश्न इसके बारे में नहीं पूछे जाएंगे आपसे, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा दोस्त अब्बास जी अहमद, गठा जिस्म है, खुला रंग है, कुछ कुछ जापानी, खिंची सी आंखें, स्वभाव से बिजनेसमैन, हंसने का अंदाज दिलकश। ये है चौथे दोस्त की। पांचवा अब्बास अली फिदा, बहुत नरम लहजा, चेहरे पर ऊंचा माथा, वक्त का पाबंद मतलब बहुत पंचुअल, खामोश तबीयत है, हाथों से किताब शायद ही कभी छूटी हो। ये पांचवें दोस्त की विशेषता। अब बात करते हैं आगे। अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि जो मकबूल यानी लेखक जब छोटे थे तो वो एक एक क्या कहें उसको, सालाना जो वार्षिक महोत्सव होता है, मतलब एनुअल फंक्शन आप कह लो, एनुअल फंक्शन में फोटोग्राफर से फोटो खिंचवाने का इतना ज्यादा शौक, किसको? लेखक को इतना ज्यादा शौक, तो वो क्या करता है, सब फोटो खिंचवा रहे हैं, खासतौर पे स्टाफ। अब स्टाफ के साथ बच्चों की, एक एक बच्चे की तो खैर नहीं खिंचवाई जा सकती, तो वो क्या करता है, जैसे जिसकी भी फोटो खींच रही है ना, वो लास्ट में जब फोटोग्राफर ये कहता है कि रेडी स्माइल प्लीज, इस तरह से जब वो बोलता है ना, तो मकबूल यानी लेखक पीछे से साइड में से आकर एकदम से आकर खड़ा हो जाता है और उसकी फोटो खिंच जाती है। मतलब इतना शौकीन, कहने का मतलब कि उसको हर एक फोटो में आना था, तो उसने ये तरीका अपनाया, वैसे तो कोई आने नहीं देता। यही बात लिखी हुई है, देखो। मदरसे का यानी उसी स्कूल का या बोर्डिंग स्कूल कह लो, उसी मदरसा वैसे होता है विद्यालय, तो विद्यालय का सालाना जलसा है, मतलब वार्षिक महोत्सव कह लो, एनुअल फंक्शन कह लो। मुगलवाड़े के मशहूर फोटोग्राफर वहां पर आए हुए थे। फोटोग्राफर लुकमानी ट्राइपोड आप समझ गए होंगे, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं, इसको ट्राइपोड कहते हैं, इस पर कैमरा रखा जाता है। ट्राइपोड पर रखे कैमरे पर काला कपड़ा ढके, जैसे उसके अंदर घुसे जा रहे हो, मतलब वो काले कपड़े को ढांक कर ऐसे उसके अंदर घुसने, मतलब पहले ऐसा ही होता था, ऐसा घुसना ही पड़ता था उस कैमरे के अंदर, तब जाकर वो फोटो खींचते थे। चलिए आगे देखो। सिर्फ खास मेहमानों और उस्तादों का ग्रुप फोटोग्राफ खिंचा रहा है, मतलब पहले ऐसा नहीं होता था कि हर कोई, किसी के हाथ में फोन है, बड़ा महंगा कैमरा होता था और उसमें सिर्फ खास खास लोगों की फोटो खिंचवाई गई, ऐसा वहां के फंक्शन की बात हो रही है। सिर्फ खास मेहमानों और उस्तादों का ग्रुप फोटोग्राफ खिंचवा रहा है। दूर लड़कों की भीड़ में खड़ा मकबूल मौके की तलाश में है। क्या कर रहा है? मौका। अब आगे देख लो। जैसे ही लुकमानी ने फोकस जमाया और कहा रेडी, मकबूल दौड़कर ग्रुप के कोने में खड़ा हो गया। इस तरह उस्तादों की बिना इजाजत उसने अपनी कई तस्वीरें खिंचवाई। आगे देखो। मकबूल ने खेल कूद में भी हिस्सा लिया। हाई जंप में पहला इनाम, दौड़ में फिसड्डी। जब ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर, अब ये बात थोड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। हुआ ये कि लेखक को ड्राइंग का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा, और उसी के बारे में ये पूरा पाठ है। लेखक ने बताया कि मुझे किस कदर ड्राइंग का शौक रहा है, मुझे आर्ट बहुत पसंद थी। उसी के बारे में अब शुरू होगा यहां पर सिलसिला। लेखक बताता है कि मेरे एक टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर एक चिड़िया बनाई, और चिड़िया बाकियों ने तो थोड़ी हल्की फुल्की इधर उधर करके जैसी तैसी बना दी, लेकिन मैंने हूबहू वैसी की वैसी चिड़िया अपनी स्लेट पर उतार दी और मुझे मिले 10 में से 10 अंक, यानी फुल आउट ऑफ फुल। तो ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे। देखो, जब ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से एक चिड़िया, ये वाली जो चिड़िया आप देख रहे हैं, इस तरह की चिड़िया, बहुत बड़ी चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा, अच्छा एक बात और बता देता हूं, इस चैप्टर में आपको बहुत सारी इमेजेस मिलेंगी। क्या है वो? दरअसल वो चित्र ही हैं जो मकबूल ने बनाए हैं। वो स्केच बनाता ही रहता था, यानी लेखक, तो उसी के बारे में ये कुछ चित्र यहां पर दिए हुए हैं, कुछ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा भी हैं। बहुत बड़ी चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा अपनी अपनी स्लेट पर उसकी नकल करो, तो मकबूल की स्लेट पर हूबहू वही चिड़िया ब्लैक बोर्ड से उड़कर आ बैठी।
10 में से 10 नंबर आ बैठी, मतलब वैसी की वैसी उसने बना दी। बच्चों, लेखक और कुल कितने दोस्त थे, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी ध्यान से सुन रहे हैं। 2 अक्टूबर, अब 2 अक्टूबर जब आया तो एक और फंक्शन में उसने क्या किया वो तो खैर अभी हम पढ़ ही लेंगे। मतलब एक अच्छी सी ड्राइंग बनाई, इसके साथ साथ एक भाषण, वो भाषण तैयार करवाया था किसी एक टीचर ने। उस टीचर ने उस भाषण में एक शेर भी डाला था। वो शेर क्या था? वो शेर बिल्कुल मकबूल यानी लेखक पर खरा उतरता है, बिल्कुल एज इट इज। उसी के बारे में ये चर्चा है। देखो, 2 अक्टूबर का दिन था, स्कूल गांधी जी की सालगिरह मना रहा था। क्लास शुरू होने से पहले मकबूल गांधी जी का पोर्ट्रेट यानी बिल्कुल हूबहू शक्ल ब्लैक बोर्ड पर बना चुका है। अब्बास तैयब जी जो उस हॉस्टल की देखरेख करते हैं, ये चित्र जो आप देख रहे हैं, देखकर बहुत खुश हुए। मदरसे के जलसे पर यानी उस समारोह में, उस फंक्शन पर मौलवी अकबर ने मकबूल को इल्म पर यानी ज्ञान पर 10 मिनट का भाषण याद करवाया, बाकायदा अभिनय के साथ, मतलब एक्सप्रेशन के साथ। उसमें एक फारसी शेर भी था। क्या था वो? कसबे कमाल कुन की अजीजत जहां शवी, कसबे कमाल नियार जद अजीजे मन। है ना, समझ में आ गया ना आपको? बहुत अच्छा शेर है, इसकी हिंदी आप जरूर बताना। खैर मुझे पता है नहीं आया। देखो बच्चों, इस दोनों लाइनों की जो हिंदी है या इस शेर की हिंदी है वो यहां लिखी हुई है अगली 2 लाइन में। देखो क्या लिखा है, इसकी हिंदी बनेगी, जिसने हुनर में कमाल हासिल किया वह सारी दुनिया का चहीता। जैसे लेखक, जिसके पास कोई हुनर का कमाल नहीं वह कभी दिलों को जीत नहीं सकता, जैसे मैं। किसे मालूम यह कस्बे कमाल हुनर का कमाल सारी दुनिया में फैलेगा, मतलब लेखक का कमाल पूरी दुनिया में फैलेगा। ये बात उस टाइम किसी को भी नहीं पता थी। अब इस पाठ का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, यानी इसको 2 हिस्सों में बांटा है, जैसा कि पहले ही बता चुका था। रानीपुर बाजार, ये बाजार के बारे में चर्चा है, लेकिन है बात लेखक के बारे में ही, है बात लेखक की आर्ट के बारे में ही, लेकिन थोड़ा दूसरा किस्सा बता रहे हैं लेखक। वो क्या किस्सा है? वो ये था कि लेखक के पिता उसे बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। हालांकि वो खुद नौकरी पर थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनका लड़का बिजनेस करे, और उसके लिए उन्होंने काफी कुछ प्रयास भी किया। मतलब उनको दुकान खोल कर दी, उसमें सामान रखा गया, इस तरह की काफी गतिविधियां की गई उसके पिता के द्वारा। यहां तक कि उसके चाचा यानी कि लेखक के जो चाचा या लेखक के पिता के छोटे भाई को उनके साथ ही रखा गया, ताकि ये गुण सीख ले, यानी व्यापार का गुण इसे आ जाए। लेकिन 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 ये बात पहले ही बता चुका हूं कि लेखक को शौक था आर्ट में, यानी स्केच करने में। इस पेंटिंग के चक्कर में उसने कभी भी व्यापार की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और आगे क्या हुआ इसी पाठ में, यानी इस छोटे से पाठ में हम पढ़ेंगे। देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, समझ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखो, अब पहले पैराग्राफ में क्या सीखेंगे हम कि लेखक के पिता ने अपने छोटे भाई यानी लेखक के चाचा के साथ ही लेखक को एक दुकान खुलवा कर दे दी, जनरल स्टोर की। वहां क्या हुआ? वहां उसका मन तो लगा नहीं। हालांकि उसके पिता खुद नौकरी ही करते थे कहीं पर, लेकिन वो चाहते थे बच्चा बिजनेस कर ले। तो ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे। देखो, रानीपुर बाजार में चाचा मुराद अली, ये उनके चाचा का नाम है, को उनके बड़े भाई फिदा, जो लेखक के पिता का नाम है, फिदा ने एक जनरल, पूरा नाम है फिदा हुसैन, ने एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। फिदा साहब तो सर करीम भाई की, यानी ये भी उनके एक बॉस हैं, किसके? पिता के दोस्त, सॉरी पिता के बॉस करीम भाई की मालवा टेक्सटाइल में टाइम कीपर थे, यानी वहां नौकरी करते थे ही, मगर बिजनेस में दिलचस्पी रखते थे। इस विषय पर कई मोटी मोटी किताबें जमा कर रखी थी। मकबूल को छुट्टी के दिन दुकान पर बैठने जरूर भेजा जाता, ताकि शुरू से बिजनेस के गुण सीख ले। खुद तो नौकरी के जाल में ऐसे फंसे कि 28 साल की कैद बामशक्कत भुगतनी पड़ी। खुद तो नौकरी के जाल में, कौन? खुद को मतलब कौन है यहां पर? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ध्यान से सुन पा रहे और समझ भी गए। देखो, खुद तो नौकरी के जाल में फंसे ही, 28 साल तक वो खुद तो बस फंसे ही रहे, साथ में उन्होंने ये कैद बामशक्कत गुजारी, यानी इतनी मेहनत की कि पूरी कैद बामशक्कत, मतलब पूरी जिंदगी नहीं, 28 साल मेहनत से गुजारी। छोटे भाई मुराद अली से पहलवानी छुड़वाकर दुकानें लगवाई, मतलब उसके जो चाचा थे वो पहलवानी करना चाहते थे, लेकिन उसकी पहलवानी छुड़वा दी और दुकान लगवा दी। जनरल स्टोर न चला तो कपड़े की दुकान,
वह भी नहीं चली तो तोपखाना रोड पर आलीशान रेस्तरां खोल दिया, यानी रेस्टोरेंट। मतलब अलग अलग तरीके अपनाए गए ताकि उनका किसी ना किसी काम में मन लग जाए या कोई ना कोई काम उनका चल जाए। अब आगे क्या हुआ देखो। मकबूल जो छोटा सा बच्चा ही है, छोटा तो नहीं, इतना छोटा तो नहीं, लेकिन जितना भी कह सकते हो आप, मकबूल उन दुकानों पर बैठा, लेकिन दिलचस्पी तो है नहीं, मन तो लगता नहीं, मगर उसका सारा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग में। न चीजों की कीमतें याद रहती, न कपड़ों की पहनाई का पता, मतलब कैसे पहनते हैं ये भी नहीं पता। हां, मुराद चाचा के होटल में घूमती हुई चाय की प्यालियों की गिनती और पहाड़े उसे जवानी याद रहते। मतलब ये चीजें उसको बहुत अच्छे से याद रहती थी। गल्ले का हिसाब किताब बिल्कुल सही। शाम को हिसाब में 10 रुपए लिखे, यानी पूरे दिन भर में 10 रुपए अगर उसने हिसाब किताब किए हैं तो पूरे दिन भर में उसने किताब में 20 स्केच भी किए हैं। मतलब साथ साथ उसका स्केच का काम भी चलता रहता था। मतलब इंटरेस्ट ही वही था। बच्चों, अभी अभी मैंने चाचा का नाम बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और याद भी चलता जा रहा है। देखो आगे ये पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि जब वो जनरल स्टोर में बैठा है या किसी भी दुकान में वो बैठा है तो बराबर स्केच भी बनाता रहता था। किस तरह के स्केच? जैसे राह में चलती हुई कोई लेडी है, कोई नौकरानी है, कोई ऐसा है व्यक्ति जो कर्मचारी है, कोई मेहनत करता हुआ मजदूर है, इस तरह की और भी ना जाने कितनों की वो स्केच बनाता रहता और वो इसी तरह के काम करता रहता। ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे। देखो, जनरल स्टोर के सामने से अक्सर घूंघट ताने गुजरने वाली एक मेहतरानी मतलब नौकरानी का स्केच बना देता। गेहूं की बोरी उठाए मजदूर की पेंच वाली पगड़ी का स्केच, मतलब ये दूसरा स्केच। तीसरा स्केच, पठान की दाढ़ी और माथे पर सिजदे के निशान बना देता। बुर्का पहन, ये चौथा स्केच है, बुर्का पहने औरत और बकरी का बच्चा बना देता। अक्सर मेहतरानी कपड़े धोने के साबुन की टिकिया लेने आया करती थी। मेहतरानी कौन? वही नौकरानी। वो अक्सर उसकी दुकान पर आया करती थी टिकिया लेने। किस तरह की? साबुन की टिकिया। चाचा को देखकर घूंघट के पट खुल जाते, मतलब वो उस बच्चे को खिलाना चाहती थी। किसको? मकबूल को, उससे बातचीत करना चाहती थी। इस तरह से वो घूंघट के पट खुल जाते और अक्सर मकबूल की नाक पकड़कर खिलखिला उठती थी, मतलब वो खुश हो जाती थी। मकबूल ने उसके कई स्केच बनाए हैं। एक स्केच उसके हाथ लग गया। किसके? उसी मेहतरानी के। उसके हाथ जब लग गया, जिसे उसने फौरन अपनी चोली में डाल लिया, मतलब छुपा लिया जानबूझकर। और क्या, कैसे दिया उसको वापस? वो डर भी गया था लेखक कि ये अब दिखा देगी मेरे पिता को, मेरे चाचा को, मुझे डांट लगेगी, क्योंकि वो तो छुप छुप कर ऐसा करता था। तो उसको डर था, लेकिन उसने क्या किया? मकबूल ने बड़ा ही एक शानदार ऑफर दिया। क्या दिया? देखो, उसने एक पेपरमिंट की गोली हाथ में थमा दी, जिससे स्केच वापस मिल गया। आगे देखो, एक दिन दुकान के सामने से, अब आगे भी यही हम पढ़ेंगे, क्या कि उसने स्केच बनाना और भी ज्यादा कर दिया, यानी उसका इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा था। एक बार तो ऐसा हुआ, उस टाइम की बात बता रहा हूं, उस टाइम पर फिल्मी इश्तिहार जो होते थे, मतलब आजकल तो फिल्म के ट्रेलर आते हैं बहुत से यूट्यूब पर या इस तरह की सोशल मीडिया पर बहुत से लोग देख भी लेते हैं, लेकिन पहले इश्तिहार छपता था, बल्कि छपता ही नहीं था, बाजारों से निकलता था, यानी एक तरह की पब्लिसिटी करने का एक स्टंट था, या यूं कह सकते हो कि पब्लिसिटी करने का एकमात्र तरीका यही था कि लोगों को दिखा दिखा कर कि ये फिल्म आ रही है, ये फिल्म आ रही है, देखना जरूर, इस तरह की पब्लिसिटी की जाती थी। और ये जो फिल्म बनती थी वो साइलेंट फिल्म थी उस टाइम। तो ऐसा ही कुछ अब हम पढ़ेंगे। तो उसने उस इश्तिहार का भी स्केच बना दिया, और वो स्केच ऐसा वैसा नहीं, पहली बार उसने ऑयल पेंट लिए। ऑयल पेंट महंगे आते थे, और उस टाइम, उससे पहले वो रंगीन चौक से या फिर वाटर कलर से, इस तरह के कलर से वो अपनी पेंटिंग या स्केच बनाया करता था। लेकिन पहली बार उसने ऑयल पेंट का यूज किया, जो बहुत महंगे थे। लेकिन वो महंगे कलर उसके पास कैसे आए, ये अब हम इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। देखो, एक दिन दुकान के सामने से फिल्मी इश्तिहार का तांगा गुजरा। साइलेंट मतलब चुप वाली, यानी मौन फिल्मों के जमाने में शहर में चल रही फिल्म का इश्तिहार तांगे में ब्रास बैंड के साथ, यानी पूरे बैंड बाजे के साथ, ताकि सारा ध्यान उनकी ओर जाए, उस इश्तिहार की ओर जाए। साथ, इश्तिहार मतलब फिल्मी एड कह सकते हो, साथ शहर के गली कूचों से गुजरता। फिल्मी इश्तिहार रंगीन पतंग के कागज पर हीरो हीरोइन की तस्वीरों के साथ छपे और बांटे जाते थे, ताकि लोग पतंगों के बहाने ही सही फिल्म का पोस्टर भी ले ले, और वो जब पतंग उड़ेगी तो फिल्म की पब्लिसिटी होगी, है ना, लोगों तक पहुंचेगी। कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म सिंहगढ़ का पोस्टर रंगीन पतंग के कागज पर छपा। मराठा योद्धा, हाथ में खींची तलवार और ढाल। मकबूल का जी चाहा, मतलब मन किया कि उसकी ऑयल पेंटिंग बनाई जाए। आज तक ऑयल कलर इस्तेमाल ही नहीं किया गया था, मतलब उससे पहले उसने ऑयल पेंट का यूज किया ही नहीं था। वही रंगीन चौक या वाटर कलर।
अब्बा तो बेटे को बिजनेसमैन बनाने के सपने देख रहे थे। अब वो तो कलर दिलवाएंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं, अब आगे क्या होता है देखो, रंग रोगन क्यों दिलाते वो, मगर इस पोस्टर ने मकबूल को इस कदर भड़काया, यानी उसका इतना मन किया कि वह गया सीधा अली हुसैन रंग वाले की दुकान पर और अपनी 2 स्कूल की किताबें, शायद भूगोल और इतिहास, ये दोनों किताबें बेचकर ऑयल कलर की ट्यूबें खरीद डाली और पहली ऑयल पेंटिंग चाचा की दुकान पर बैठकर बनाई, यानी चाचा के साथ वहीं पर ही, लेकिन चाचा की दुकान पर, चाचा के सामने नहीं। चाचा बहुत नाराज हुए, यानी जब उनको पता चला तो बहुत नाराज हुए, बड़े भाई तक शिकायत पहुंचाई। अब लेखक को डर था कि पिता हमें डांटेंगे, मारेंगे, लेकिन पिता ने क्या किया देखो, अब्बा ने पेंटिंग देखी और बेटे को गले लगा लिया। मतलब इतना खुश हुए क्योंकि वो जो पेंटिंग थी ना वो इतनी सुंदर बना रखी थी कि अपने बेटे को गले से लगा लिया। अब बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, इतने के बाद अब एक बार उनकी मुलाकात, किसकी मुलाकात, मकबूल यानी लेखक की मुलाकात एक बहुत बड़े पेंटर से हो गई। बेंद्रे नाम था, बहुत अच्छे पेंटर थे। अब धीरे धीरे लेखक बेंद्रे जी के पास जाने लगा, वहां से खूब उन्होंने सीखा। सीखने के बाद वो धीरे धीरे और अच्छा हो गया अपने स्केच में, पेंटिंग में। अब धीरे धीरे स्थिति आई कि बेंद्रे साहब उनके पिता से मिले, यानी मकबूल के पिता से, मकबूल ही ले गए थे। और जब बेंद्रे साहब ने मकबूल यानी लेखक की खूब तारीफ की उसके पिता के सामने, तो पिता बहुत खुश हुए और इतने खुश हुए कि उन्होंने लेखक के साथ कुछ ऐसा किया कि लेखक बहुत खुश हो गए। वो क्या किया वो अब हम पढ़ेंगे। देखो एक और घटना देखो, जब मकबूल इंदौर सराफा बाजार के करीब तांबे पीतल की दुकानों की गली में लैंडस्केप बना रहा, ये लैंडस्केप भी एक तरह की आर्ट है, लैंडस्केप बना रहा था, वहां बेंद्रे साहब भी ऑन स्पॉट पेंटिंग करते हुए मिले। मकबूल को बेंद्रे साहब की टेक्निक बहुत पसंद आई। टिंटेड पेपर, वो क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, टिंटेड पेपर पर गुआश वाटर कलर। इस इत्तफाकी मुलाकात के बाद मकबूल अक्सर बेंद्रे के साथ लैंडस्केप पेंट करने जाया करता। बच्चों कितनी किताबें बेची थी मकबूल ने, ये अब आप कमेंट करो। देखना चाहता हूं ध्यान से सुन भी रहे हो या ऐसे ही बस मैं ही बोल रहा हूं, तो एक बार जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताना। आगे देखो 1933 में बेंद्रे ने कैनवस पर एक बड़ी पेंटिंग, कैनवस आपको पता है ना, जैसे जिस पर पेंटिंग बनाई जाती है, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं, इसको कैनवस बोलते हैं, जिस पर पेंटिंग बनाई जाती है। कैनवस पर एक बड़ी पेंटिंग घर में पेंट करना शुरू की। वैग बांड था इस पेंटिंग का नाम। अपने छोटे भाई को एक नौजवान पठान के कपड़े पहनाकर मॉडल बनाया था, जिसकी वो तस्वीर बना रहे थे। सिर पर हरा रुमाल बांधा था, कंधे पर कंबल, हाथ में डंडा, सुरा और डेगा, ये क्या है, यानी फ्रेंच इंप्रेशन की झलक बना दी। रॉयल अकादमी का रूखा रियलिज्म और उस पर एक्सप्रेशनिस्ट यानी प्रभावी ब्रश स्ट्रोक का ढांचा, मतलब बहुत सुंदर तस्वीर बनाकर रख दी। इस पेंटिंग पर बेंद्रे को बंबई आर्ट सोसाइटी ने चांदी का मेडल दिया था, छोटी बात नहीं है। हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट का यह शायद पहला क्रांतिकारी कदम था। हालांकि इस कदम में जोशो अज़्म की सुर्खी कम और जवानी का गुलाबीपन ज्यादा था, मतलब बहुत सुंदरता निखरती हुई दिख रही थी, जो जवानी का एक झलक दिखा रही थी। राजा रवि वर्मा के पश्चिम सेकेंड हैंड रियलिज्म के बाद एक हल्की सी हलचल गगनेंद्र नाथ टैगोर के क्यूबिस्टिक तजुर्बे से शुरू हुई थी। क्यूबिस्टिक क्या होता है, दरअसल एक क्यूब के आकार में पेंटिंग की जाती है, क्यूब के आकारों में, वो कैसे, वो आप चित्र में देख लो इस तरह से, तो उसको कहते हैं क्यूबिस्टिक। तो बात आगे बढ़ी नहीं, बेंद्रे का गुलाबीपन भी कुछ ही अरसे तक तरोताजा रहा, यानी वो बहुत ज्यादा तक चला नहीं। बड़ौदा पहुंचकर वह फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के हर दिल अजीज डीन बन गए, मतलब वे बाद में फैकल्टी बन गए, टीचर बन गए, किसके, फाइन आर्ट के, और सबके दिल के अजीज बन गए। अजीज का मतलब होता है प्यारे, यानी बहुत ज्यादा पसंद करने लगे लोग उन्हें, यानी वहां के छात्र छात्राएं। मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत और इंदौर जैसी जगह सिवाय बेंद्रे के कोई नहीं है उनका, मतलब सिर्फ मकबूल की पहचान बेंद्रे साहब ही कर सकते थे। वह उनके पास जाता रहा और एक दिन उन्हें अपने घर ले आया, यानी मकबूल अपने पिता से मिलवाने ले आया, अब्बा से मिलाया। बेंद्रे ने मकबूल के काम पर बात की, यानी खूब उनकी प्रशंसा की, और इतनी प्रशंसा की कि अगले दिन ही अब्बा ने यानी मकबूल के पिता ने ऑयल पेंट की ट्यूब मंगवा ली और उसको लाकर दे दी। मतलब ये कह दिया कि अब तुम जो चाहते हो वो काम करो। वही बात अब हम पढ़ेंगे। देखो दूसरे दिन अब्बा ने बंबई से विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब, यानी एक नाम है इस ऑयल ट्यूब का, और कैनवस मंगवाने का ऑर्डर भेज दिया। बच्चों
कौन सा मेडल मिला था बेंद्रे साहब को? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखो, अब आगे के पैराग्राफ में ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि जब लेखक ऑयल पेंटिंग कर रहा था या पेंटिंग में दिलचस्पी रख रहा था, वो जमाने इस चीजों के लिए नहीं थे। वो चीजें किसी टाइम पर राजा महाराजाओं के महलों में हुआ करती थी, यानी ये स्केच वगैरह इस तरह की आर्ट दिखाना राजा महाराजा किया करते थे। अब राजा महाराजा का उस टाइम जमाना था नहीं, लेकिन उसके काफी साल के बाद यानी 50 साल के बाद लगभग ये आर्ट, ये स्केच आम हो गई। मतलब लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, इसका भी एक स्कोप आ गया। और लेखक हैरान होता है कि जो पिता अपने बच्चे को बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, उनका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था इस तरफ, यानी पेंटिंग की तरफ। लेकिन उन्होंने 50 साल पहले ही, मतलब 50 साल बाद तो लोग आम बात हो गई, यानी इंटरेस्ट लेने लगे, लेकिन उन्होंने 50 साल पहले ही अपने बच्चे को वो काम सिखाया या वो काम करने के लिए छूट दे दी जिनमें उनकी दिलचस्पी ही नहीं थी, वो काम करने के लिए दे दिया। अब ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे। देखो, अब सोचा जाए तो ताज्जुब होता है, यानी हैरानी होती है कि उस जमाने के इंदौर जैसे कपड़ा मिल माहौल में, यानी उनके पिता कपड़ा मिल में रहे हैं, उस माहौल में काजी और मौलवियों के पड़ोस में रहे हैं, वो एक बाप कैसे अपने बेटे को आर्ट की लाइन इख्तियार कर ली, मतलब स्वीकार करने पर राजी हो गए। जबकि यह आर्ट का शगल होता है शौक, यह आर्ट का शौक राजे महाराजों और अमीरों की अय्याश दीवारों की सिर्फ लटकन बना रहा। यानी ये राजा महाराजा या अमीर अय्याश जो लोग हुआ करते थे उस टाइम का ये काम हुआ करता था। आधी सदी और जरूरत थी, यानी आधी सदी के बाद, यानी लगभग आधी सदी, एक सदी होती है 100 साल के बराबर, और आधी सदी मतलब 50 साल, तो 50 साल और जरूरत थी, यानी 50 साल के बाद तो आर्ट महलों से उतरकर कारखानों की दीवारों तक पहुंचे। मतलब ये आम हो गई, कारखानों की दीवारों तक भी आ गई। मकबूल के अब्बा यानी कि लेखक के पिता की रोशन ख्याली यानी खुले विचार न जाने कैसे 50 साल की दूरी नजरअंदाज कर गई। मतलब 50 साल पहले ही वो देख गए, और बेंद्रे के मशवरे पर उसने अपने बेटे की तमाम रिवायती मतलब पारंपरिक बंदिशों को तोड़ फेंका। मतलब वो पारंपरिक जो सदा से चला आ रही हैं वो बंदिशें उन्होंने तोड़ दी। पिता ने इस चीज को स्वीकार किया कि बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है वो काम करे, और इस बंदिशों को तोड़ फेंका और कहा, बेटा जाओ और जिंदगी को रंगों से भर दो। आपकी भाषा में कहूं तो पिता ने बेटे को कहा, जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। बच्चों, आपको लग रहा हो ये पार्ट खत्म हो गया है? जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां? ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है सबसे ऊपर। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th इलेक्टिव। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितना अच्छे से समझा। इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बड़ौदा शहर में दाखिल होने पर दूर से क्या दिखाई दिया था? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। बड़ौदा शहर में दाखिल होने पर दूर से क्या दिखाई देता था? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, बी, साफ सुथरी सड़कें, सी, रानीपुर बाजार, डी, हिज हाइनेस की घोड़े पर सवार मूर्ति। आपके 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, रानीपुर बाजार में चाचा मुराद अली को उनके बड़े भाई ने सर्वप्रथम किसकी दुकान खुलवाई? आपके ऑप्शन ए, जनरल स्टोर, बी, रेस्तरां, सी, कपड़े की दुकान, डी, ऑयल पेंट की दुकान। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जनरल स्टोर। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। मकबूल ने अपनी पाठ्य पुस्तकें क्यों बेच डाली? आपके ऑप्शन ए, वह पढ़ना नहीं चाहता था, बी, उसे किताबों से प्रेम नहीं था, सी, वह उन्हें बेचकर ऑयल ट्यूब खरीदना चाहता था, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मकबूल ने पहली ऑयल पेंटिंग बनाने का निश्चय किसे देखकर किया था? आपके ऑप्शन ए, मेहतरानी को देखकर, बी, फिल्मी इश्तिहार को देखकर, सी, पेंच वाली पगड़ी को देखकर, डी, बेंद्रे की पेंटिंग देखकर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिल्मी इश्तिहार को देखकर। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लिंक में आपको पूरी क्लास का A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिलेगा, तो ये लिंक जरूर देखना। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।